अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम लोग डिटेल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे चैप्टर 20 रिप्रोडक्शन के, और ये टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली मैं आपको इसमें बुक में ही आंसर लगवाऊंगी, सो ये आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि बुक से आंसर लगवा दिया करें, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आइडेंटिफाइंग देयर फंक्शंस। सो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल और फीमेल, इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले आप हेडिंग डालते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एंड देन पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद क्या होता है कि एक हेडिंग डलती है उसके पार्ट्स की, और देन फिर सब हेडिंग डलती है जो स्ट्रक्चर बेसिकली उसका होता है। तो ये हेडिंग वाइज और सब हेडिंग वाइज आप बेसिकली इसको अटेम्प्ट करते हैं। इसमें पहले से ही मैंने मार्क कर दिया है। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले आपने हेडिंग डालनी है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि कंसिस्ट करता है पेयर ऑफ टेस्टिस में जो प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म्स को, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटल्स होता है। वो आपने करना है कि एक्सटर्नल और इंटरनल कौन कौन से जेनिटला प्रेजेंट है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, देन सब हेडिंग डलेगी टेस्टिस। टेस्टिस की सब हेडिंग डालनी है, देन आपने द टेस्टिस से स्कॉटम तक पूरा लिखना है, पूरा आएगा। देन सिन से लेके 37 सेल्सियस टेम्परेचर तक ये पूरा मार्क हुआ हुआ ये भी आपने लिखना है। द टेस्टिस ट्यूब्यूल्स तक आएंगे, क्योंकि क्या होता है बेसिकली टेस्टिस में ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से ये बना हुआ होता है। यहाँ से सर्टोली सेल्स से स्पर्म तक आपने लिखना है। बेसिकली सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, लाइक प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट और लिक्विड मीडियम। सो दैट्स वाई सर्टोली सेल्स की भी आपने इंट्रोडक्शन देना है। अब हेडिंग डालेंगे आप एसेसरी डक्ट्स की एंड देन सब हेडिंग डालेंगे आप, और सब हेडिंग में एपिडाइडिमस आ जाएगा, रेटिटेस्टिस आ जाएगा, वास डिफरेंस आ जाएगा, यूरिथ्रा आ जाएगा, और लाइक एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, ये ग्लैंड्स की हेडिंग डलेगी और देन फिर आप सब हेडिंग में लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे एपिडाइडिमस डाला हुआ है, एपिडाइडिमस की आप हेडिंग डालेंगे एंड देन आपने यहाँ से स्पर्म से डेवलप तक लिखना है। देन हेडिंग डालेंगे आप डक्टस डिफरेंस, डक्टस डिफरेंस को वास डिफरेंस भी कहते हैं, और एपिडाइडिमस तक आपने इसको लिखना होगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे एजुकुलेटरी ड्रग की। एजुकुलेटरी ड्रग की हेडिंग डालने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे द से प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद आप यूरिथ्रा की हेडिंग डालने के बाद स्पर्म एंड विद द फ्लूइड्स लिख के आपने यहाँ तक लिखना है डिस्चार्ज, क्योंकि यूरिथ्रा को यूरिनोजेनिटल ड्रग भी कहते हैं, क्योंकि एक कॉमन डक है बिटवीन द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव डिस्चार्ज। दैट्स वाई आपने इसको यूरिथ्रा को पूरा लिखना है। पेनिस, सो पेनिस एक एक्सटर्नल जेनिटल है, और आपने क्या करना है पेनिस से लेके यहाँ तक यूरिथ्रा तक लिखना है। टिप होती है पेनिस की, तो ये ग्लांस कहते हैं या हेड और टिप ऑफ पेनिस कहते हैं। ये एक कोपुलेटरी ऑर्गन है, ये सेंसिटिव होता है और कंटेन करता है ओपनिंग ऑफ द यूरिथ्रा। सो दैट्स वाई आपने पेनिस से यूरिथ्रा तक लिखना है, ठीक है। स्कॉटम है, सो स्कॉटम एक मेल एक्सटर्नल जेनिटल है लाइक पेनिस, और देन ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टिस को, लाइक कोल्डर टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई आपने द मेल जेनिटल से लिखना है टेम्परेचर तक। उसके बाद आपने एसेसरी ग्लैंड्स की हेडिंग डालनी है। एसेसरी ग्लैंड्स के बाद 3 ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, एक होता है सेमिनल वेसिकल, और एक होता है बल्बोरेथल ग्लैंड्स। तो ये हेडिंग डालनी है आपने, सब हेडिंग समझना है। आप एसेसरी ग्लैंड्स की ब्लैक से हेडिंग डालिएगा एंड देन सब हेडिंग डालिएगा सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथल ग्लैंड, और इसमें आपने ये लिख देना है। पेयर से सेमेन तक आएगा, द प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरिथ्रा तक आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड में। ऐसे स्टार्ट लेना है कि द बल्बोरेथल ग्लैंड्स secrete clear mucus that neutralize any acidic urine remaining in the urethra। सो ये सब हेडिंग हो जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पहले आपने इंट्रोडक्शन देना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसके बाद पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग डालनी है, टेस्टिस की हेडिंग डालनी है, देन सब हेडिंग आती जाएंगी। क्योंकि हेडिंग क्या होता है कि टेस्टिस ही है जो स्ट्रक्चर से इनसे बना हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस के, स्कॉटम, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, एक्सटर्नल जेनिटल्स जिसमें पेनिस आ जाता है, स्कॉटम आ जाता है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स जिसमें हम सीमेन कहते हैं, क्योंकि ये ही फ्लूइड होता है जो प्रोवाइड करता है स्पर्म को फूड एंड नरिशमेंट मीडियम टू सीमेन। सो दैट्स वाई ये सब हेडिंग है और आपने सब हेडिंग करके ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ये लिखना है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स ऑफ ह्यूमन मेल एंड एक्सप्लेन देयर रोल इन द मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसके कुछ हार्मोन्स हैं, एफएसएच होता है, एलएच होता है, और एक गोनाड्स होते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हमने बात करनी है।
ये रहे, ये पेज नंबर 155 है और इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। ये टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, इनहिबिन होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है और GnRH होता है। और इस हार्मोन को हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। सो ये यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, आपने रिप्रोडक्शन से लेके GnRH तक लिखना है और ये आप इंट्रोडक्शन समझ लें बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो हार्मोन्स रेगुलेशन है ना, ये हेडिंग और सब हेडिंग करके ही ज़्यादातर लिखे जाते हैं। तो हेडिंग में आप लिखेंगे हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स एंड देन सब हेडिंग में आप टेस्टोस्टेरोन की हेडिंग डालेंगे और यहाँ से आपने पूरा लिख देना है, क्योंकि ये लॉन्ग है और आप खुद देख सकते हैं कि इसमें इतने इतने से हार्मोन है और ये आप खुद भी लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस से। ये मतलब इसकी की वजह से लाइक क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं उसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दैट्स वाई इसको कहते हैं एक सेक्स हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो ये भी एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लाइक हम ये कह सकते हैं कि यही है जो प्रमोट करता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म सेल्स विद इन अ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। जबकि जो इनहिबिन हार्मोन होता है ना, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनिशियस इन हार्मोन है जो रिलीज होता है सर्टोली सेल से जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं। तो ये इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लाइक अभी आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि लुटेनाइजिंग हार्मोन LH की डेवलपमेंट होती है, वो स्टिमुलेट होता है। इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक लोब। लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन को LH हार्मोन भी कहते हैं और ये याद रखिएगा कि लुटेनाइजिंग हार्मोन है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रॉम इंटरस्टेशियल या लाइटिंग सेल्स। ये लाइटिंग सेल्स ही हैं जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन को। ये ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सो लुटेनाइजिंग हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एक रोल ये भी होता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स लाइक क्या करते हैं, काम करते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं जो सर्टोली सेल्स नर सेल्स को स्टिमुलेट करवाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म को नरिशमेंट प्रोडक्शन और लिक्विड मीडियम प्रोवाइड हो रहा होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में सर्टोली सेल्स होते हैं जो FS की वजह से स्टिमुलेट हो रहे होते हैं। अब यहाँ से लेके आपने यहाँ तक करना है, ये स्टिमुलेट से लेके आपने ग्लैंड्स तक लिखना है, GnRH से लोब तक लिखना है और फिर यहाँ से S टेस्टिस से LH प्रोडक्शन तक लिख देना है। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। ये जो स्टिमुलेट करवाता है रिलीज ऑफ FSH और LH फ्रॉम द प्राइमरी ग्लैंड्स। लाइक क्या होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक लोब को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से ये होता है कि जब भी एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है तो FSH लेवल कम हो जाता है, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में LH स्टिमुलेट हो जाती है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम है। जब भी लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन होगा तो वो स्टिमुलेट करवाएगा रिलीज ऑफ GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो लीड करेगा कि प्रोडक्शन हो FSH की और LH की, जो स्टिमुलेट करवाता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन। तो क्या हुआ, ये ऐसा काम है कि ये फीडबैक लूप है कि जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है तो GnRH रेगुलेट करवा रहा है, रिलीज करवा रहा है FSH और LH को, और जो LH है जो लाइटिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स से टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। सो ये होता है एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो आपने यहाँ से लेके प्रोडक्शन तक लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर फंक्शंस। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज ओवरी एंड अदर इज ओविडक्ट। ओविडक्ट इंक्लूड फॉलोइंग ऑर्गन्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं फैलोपियन ट्यूब जिसको फेनोपियल फनल भी कहा जाता है, सर्विक्स, यूट्रस एंड वजाइना। सो आपने इसको सब हेडिंग वाइज लिखना होगा। हेडिंग डलेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो कंप्राइज करता है 4 मेन पार्ट्स, द ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना एंड सर्विक्स। गोनाड्स ओवरीज को ही कहते हैं और ये लाई करती है एब्डोमेन कैविटी में, अटैच होती है विद द यूट्रस। 2 ओवरीज होती है और ये प्रोड्यूस करते हैं मैनी फॉलिकल्स। लाइक क्या करता है कि ये फॉलिकल्स ही होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं 1 एग सेल में, सराउंडेड बाय 1 और मोर लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स, जो नरिश करते हैं या प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को। अगर हम बात करें दोनों ओवरीज की तो वो प्रोड्यूस करते हैं या कंटेन करते हैं 2 लाख ईच ओवरी के पास 2 लाख फॉलिकल्स होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 450 मेनोपॉज तक डेवलप होते हैं, मेच्योर होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये सेवरल हंड्रेड्स रिलीज करते हैं एग सेल्स को ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मेनोपॉज तक
ओनली 450 मैच्योर होते हैं, स्टार्टिंग एट प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूइंग अंटिल मेनोपॉज। सो यूजली 1 फॉलिकल मैच्योर होता है और हर महीने 1 फॉलिकल मैच्योर होता है ईच ऑफ द ओवरी से। अब है फेलोपियन फनल या फेनोपियल ट्यूब, जिसको यूट्रस ट्यूब भी कहते हैं और ओविडक्ट भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फेनोपियल फनल की। ये फेनोपियल फनल होता है लाइक है ना, ये 2 होते हैं और अटैच हो रहे होते हैं आइदर साइड ऑफ द यूट्रस से। इसकी कुछ लेंथ होती है और वो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। लाइक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि इंटरनली ये लाइंड होते हैं सीलिया से, जो मूव कर रहे होते हैं एग को टुवर्ड्स द यूट्रस। लाइक क्या होता है कि एग ओवरी से निकलते हैं, इसकी वजह से सीलिया की वजह से वो मूव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ये डिस्टल एंड होता है ट्यूब का जो एक्सपेंड हो रहा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम फिमरिया का नाम देते हैं, जो सराउंड कर रही होती हैं ओवरीज को। तो इसका फंक्शन कुछ इस तरीके का होता है कि ये रिसीव करता है एग को फ्रॉम ओवरी एंड देन फिर मूव कर रहा होता है टुवर्ड्स द यूट्रस। ये प्रोवाइड करता है सेपरेट प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन फनल या फेलोपियन ट्यूब में होती है, ये यूट्रस ट्यूब भी इसको कहते हैं। ये याद रखिएगा कि एमसीक्यूज में आता है एमटी कैट में, सो दैट्स वाई याद रखिएगा कि ये प्रोवाइड करता है सेपरेटेड प्लेस फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो आपने ये पूरा मार्क वाला लिख देना है। उसके बाद हम यूट्रस की बात कर रहे हैं। तो यूट्रस एक पेयर शेप मस्कुलर ऑर्गन है जिसमें लिविंग मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एपीमेट्रियम। एपीमेट्रियम एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि अगर हम बात करें मायोमेट्रियम की तो ये मिडल लेयर होती है। एंडोमेट्रियम तो आपको पता है इनर लेयर है, एंडो का मतलब ही इनर होता है, एपी का मतलब होता है आउटर मोस्ट सीरियस लेयर। सो ये मस्कुलर ऑर्गन है, लाई करती है बिटवीन द ब्लडर एंड द रेक्टम। ये यूट्रस के पास 3 मेजर रीजन्स होते हैं, फंडस, बॉडी एंड द सर्विक्स। यहाँ पे हम लेयर की बात कर रहे हैं तो ये एंडोमेट्रियम होती है जो इनर एपिथेलियल लेयर है। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और ये रिचली सप्लाइड होती है विद द ब्लड वेसल्स। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम एक मस्कुलर मिडल मस्कुलर लेयर है, जबकि पेरीमेट्रियम एक आउटर मोस्ट थिन लेयर होती है जो कवर करती है यूट्रस को। देन हेडिंग डलेगी सर्विक्स की, और सर्विक्स हमें पता है कि एक वजाइनल कनाल होता है जो एंड होता है सर्विक्स पे। लाइक क्या कहते हैं कि ये सर्विक्स ही है जो डायलेट होता है ड्यूरिंग बर्थ एज अलाउ द हेड ऑफ द इन्फेंट एज पास थ्रू वेजाइना। सो दैट्स वाई ये नैरो ओपनिंग है जो प्रोवाइड करती है पैसेज बिटवीन द वेजाइनल कैविटी एंड द यूट्राइन कैविटी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेजाइना। सो वेजाइना एक इलास्टिक फेब्रोमस्क्यूलर ट्यूब है। लाइक क्या कहते हैं कि इसको हम लोग कहते हैं बंद कनाल होता है ये, क्योंकि ये बंद कनाल इसलिए होता है क्योंकि बेबी डिलीवर होता है थ्रू इट। ये रिसीव करता है स्पर्म को ड्यूरिंग मीटिंग, सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने पूरा ही लिख देना है। और ये इतना सा वेजाइना, इसके फंक्शन वगैरह अलग से इन्होंने कहा हुआ विद फंक्शन, तो मैं आपको बता रही हूँ कि फंक्शन ये है कि वेजाइना रिसीव करता है स्पर्म को, और इसको बंद कनाल इसलिए कहते हैं क्योंकि डिलीवर करता है बेबी को। Now we are talking about menstrual cycle. So number 4, what is menstrual cycle? Describe the various phases and changes occurring in each phase. So यहाँ पे menstrual cycle में लास्ट ईयर में ऐसा होता था कि कहा जाता था कि ड्रॉ करें डायग्राम एज वेल। सो डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर कर लिएगा, यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बताना होता है कि फॉलिकल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, या फिर लास्ट बुक थी उसमें बहुत अच्छी डायग्राम दी हुई थी, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इंक्लूड करता है साइक्लिक चेंजेस हो रही होती है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में। ये एक फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स चेंजेस होती हैं, प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि इसमें एंडोमेट्रियम शेड हो रहा होता है विद ब्लड, विद म्यूकस एंड एपिथेलियल टिश्यूज रिलीज थ्रू वजाइना। सो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसमें कुछ फेजेस होते हैं, ये डिवाइड होता है 4 फेजेस में। एक होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, एक होता है फॉलिकल फेज, एक होता है ओव्यूलेशन फेज, और एक और होता है कार्पस लूटियम फेज। ये बिल्कुल ऐसे फेजेस डिवाइड किए हुए थे लास्ट बुक में, बट आपकी बुक में कहा हुआ है कि 3 फेजेस होते हैं। ये इंक्लूड करते हैं 3 फेजेस। मेंस्ट्रुएशन फेज, इसको कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, एक को कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। सो हमने वैसे ही करना जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, और ये पीटीबी और एफटीपी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन किया हुआ था। सो मेंस्ट्रुएशन फेज की हेडिंग डलेगी, उसके बाद आपने यहाँ से फ्लो तक लिखना है, और स्टेजेस लास्ट अबाउट 1 to 5 डेज। सो ये पूरा आ जाएगा मेंस्ट्रुएशन फेज में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड फेज, और ये होता है प्री ओव्यूलेटरी फेज, डे 6 to day 14। लाइक इसी में फॉलिकल फेज, ओव्यूलेशन फेज इंक्लूड है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से फॉलिकल्स तक लिखना है, कॉन्सिक्वेंटली डिसइंटीग्रेट और मीनवेल टेक्स प्लेस।
तो ये पूरा आ जाएगा पैरा। उसके बाद एफएसएस से लेकर वेसल्स तक आपने लिखना है, क्योंकि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही है जो फॉलिकल्स को मेच्योर करवाते हैं। लाइक एक फॉलिकल्स आगे जाके ग्रेफियन फॉलिकल बनता है, उससे एग रिलीज हो रहा होता है, तो ये हो रहा होता है अंडर द वन हार्मोन और उसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नेक्स्ट पैरा आएगा एस्ट्रोजन से एलएच लेवल तक आपने लिख देना है, क्योंकि ये जनरेट करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ये मतलब होता है कि जब भी एफएसएच लेवल कम होगा, एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो जाएगा, उसकी वजह से एलएच लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा एलएच लेवल को, जो हेल्प करता है एवोल्यूशन में। एवोल्यूशन फेज लास्ट स्टेज है प्री ओवुलेटरी फेज की। पोस्ट और प्री आपने बर्थडे सुनी होगी, यहाँ पे भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही बात है कि प्री ओवुलेटरी फेज और पोस्ट ओवुलेटरी फेज क्या होता है। ओवुलेशन से पहले वाला फेज होता है प्री ओवुलेटरी फेज। तो ये जो फेज है ना, इसका ये मतलब होता है कि ये एक शॉर्टेस्ट फेज है बट नॉट लास्ट मोर देन 3 days। ड्यूरिंग दिस पीरियड ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाते हैं, ओवरी की ओर मेच्योर करते हैं, रिलीज करते हैं मेच्योर ओव्यूम को इनटू द ओवी डग। इस इवेंट को हम कहते हैं एवोल्यूशन। और एडिशनली जो एलएच है वो कन्वर्ट कर देता है रप्चर्ड फॉलिकल को इनटू अ येलोइश बॉडी, जिसका नाम होता है कार्पस लूटियम फेज। तो कार्पस लूटियम फेज एक पोस्ट ओवुलेटरी फेज है जो एवोल्यूशन के बाद हो रहा है, डे 15 to day 28। तो आपने ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने सेक्रेटरी फेज से साइकिल तक लिखना है, फिर आपने एग तक लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है ड्यूरिंग दिस फेज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम रप्चर, और उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स हैं उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। एक सुइटेबल एनवायरनमेंट होता है फॉर अ फर्टिलाइज्ड एग टू इम्प्लांट और डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो इम्प्लांटेशन अगर नहीं होती और कार्पस लूटियम का जो लेवल है वो कम हो जाता है। यहाँ पे मार्किंग हुई भी है, आपने यहाँ पे इफ फर्टिलाइजेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल तक लिखना है। लाइक ये होता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी और उसकी वजह से कार्पस लूटियम का जो लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा। कार्पस लूटियम का एक फंक्शन होता है कि ये डेवलप कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी और वो शेड होना शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंडोमेट्रियम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन लीडिंग टू द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ द न्यू साइकिल। सो ये होता है मेंस्ट्रुएशन। और ये मैंने आपको डिटेल में तो बिल्कुल भी पढ़ाया नहीं है, बस मैंने मार्किंग करवाई है कि आप बोल रहे थे कि चैप्टर 20 भी करवा दें, सो दैट्स वाई। तो आई होप समझ आ गया होगा। ये 3 फेसेस करके आपने लिखना है, बस हेडिंग डालते जाना है, ब्लैक से डालिएगा हेडिंग और आपने एक ही पैरा में लिख देना है। हाँ, ये दूसरा पैरा बनाइएगा, इफ फर्टिलाइजेशन एंड प्लांटेशन डज नॉट अकर। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको 1-2 days में करवा दूंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।